हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके 12th मैथ के 6th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो बच्चों, उसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर लिमिट के ऊपर डिस्कस किया था। तो बच्चों, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम लिमिट के ऊपर कुछ और चर्चाएँ करेंगे, तो समझिए इसको। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था भी लिमिट क्या होती है और लिमिट का अस्तित्व कैसे होता है। अब लिमिट निकाली कैसे जाती है वो सीखना है। तो बच्चों देखो, लिमिट निकालने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन मोस्टली उन मेथड का यूज कब करेंगे, मोस्टली उन मेथड का हम यूज कब करते हैं लिमिट निकालने के लिए, आज के लेक्चर में वो हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको कुछ रूप बता रहा हूँ। यदि वो फॉर्म बन जाए उस कंडीशन में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स यूज करते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए आपके पास यदि किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में बन जाए, 0 अपॉन 0 बन जाए, या 0 की पावर इन्फिनिटी बन जाए, या इन्फिनिटी की पावर 0, ये कुछ बच्चों नॉट डिफाइंड फॉर्म में, यानी जिनको हम परिभाषित नहीं कर सकते, उन कंडीशन में हम कोई ना कोई रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए उन रूल को समझिए ध्यान से। जैसे यदि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, या इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो, या इन्फिनिटी इंटू 0, या 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए, या इसमें एक 0 की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, ये लीजिए। तो बच्चों, ये सब फॉर्म है जिनको हम परिभाषित नहीं कर पाते। जैसे ये बनेगी कैसे, आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जैसे कल हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल किया था। जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया जाए बच्चों कि x² - 4 डिवाइड बाई x - 2। यदि इस क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्टली 2 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन 0 ये फॉर्म आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? ये 0 अपॉन 0 ये फॉर्म आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट मेथड आता है जो बच्चों हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो इस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट x टेंड टू 2, इसको लिख दो कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट आप इसको आगे कैसे लिखोगे, तो ये आ जाएगा x - 2 x + 2, नीचे x - 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यदि यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 + 2 कितना आया, 4। कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे जैसे आपका x 2 की ओर जाएगा, x² - 4 अपॉन x - 2 किसकी ओर जाएगा, 4 की ओर जाएगा। बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि लिमिट किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं होती है, लिमिट आपको ये बताती है कि आपका जो फंक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको याद रखना है। यानी इस वैल्यू की ओर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। कि यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करोगे तो वो 0 अपॉन 0। तो बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा सा आपके 11वीं का बेसिक टर्म करना जरूरी होगा, जिसके अंदर आपने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट भी पढ़ी है, जिसके अंदर आपने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट और अलग अलग उनकी प्रोसेस पढ़ी है। जैसे आपने एक उसमें पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद एक आपने पढ़ा है बच्चों उसके अंदर एक्सपेंशन मेथड, कि उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दिए गए फंक्शन का क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, जिसके अंदर आपको मुख्य कुछ फंक्शन बच्चों आपको याद रखने हैं। एक बार मैं उनको लिख देता हूं कुछ को, तो आप देखिए। तो जैसे बच्चों आपको अगर याद हो, आपने sin x का क्या एक्सपेंशन पढ़ा है, कुछ इस टाइप से। cos x का 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसे चलता रहेगा आगे। tan x का x + x³ अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, कुछ इस टाइप से चलेगा। e की पावर x का 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ए की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स लॉग बेस ई ए एक्स लॉग बेस ई ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप से लॉग 1 प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो बच्चों ये सारे जो एक्सपेंशन है ये आपके 11th क्लास में पढ़े हुए हैं और आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। बच्चों एक्सपेंशन और भी होते हैं जिसमें आप 1 प्लस एक्स की पावर n का भी हमारे मुख्य रूप से यूज होगा, जो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। बच्चों ये आपको एक्सपेंशन जो है वो याद रखने जरूरी है, क्योंकि इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदल सकते हैं कि वो ऐसा कुछ ना बने। पहली फॉर्म मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। यदि क्वेश्चन के फैक्टर करके क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार सोल्व किया जा सके कि वो इनमें से किसी फॉर्म के अंदर ना आए, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट की जा सकती है। यदि वहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल ना हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। यदि मान लीजिए एक्सपेंशन, तो यहाँ से बच्चों कुछ स्टैंडर्ड लिमिट भी बन जाती है। जैसे यदि आपको याद हो कि लिमिट x टेंडेड टू 0 sin x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंडेड टू 0 tan x अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है 1। जैसे लिमिट x टेंड टू 0 ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है लॉग बेस ई ए, लिमिट x टेंड टू 0 ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा 1, लिमिट x टेंड टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या वैल्यू देगा आपको 1। इस टाइप से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग प्रोसीजर से सोल्व करते हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ लिया है कि फैक्टर करके आप लिमिट ज्ञात करोगे या प्रसार करके ज्ञात करोगे या कुछ जो जनरल रूल है वो याद करेंगे। लेकिन बच्चों इस रूल की मैं आपको एक खासियत बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो लिमिट के कॉन्सेप्ट में क्या महत्व रखती है वो देखिए एक बार, कि जो लिमिट साइन x अपॉन एक्स है और जो tan x अपॉन एक्स है उसको यदि हम ध्यान से समझें तो उसके लिए एक बार ग्राफिकल अप्रोच पे बच्चों यदि हम पहुँचें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ग्राफिकल अप्रोच पे यदि हम जाते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है और tan का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो यदि मैं एक लाइन और बना दूँ ये y इक्वल टू एक्स, तो आप इसमें क्या देखोगे कि साइन का जो ग्राफ है वो इस लाइन के सदैव नीचे है और tan का ग्राफ इसके क्या है ऊपर है। यदि आप ध्यान से इस ग्राफ को देखोगे तो बच्चों आपको क्या दिखाई देगा कि जो साइन का ग्राफ है वो तो इस लाइन के नीचे है और जो tan का ग्राफ है वो इस लाइन के ऊपर है। तो इसकी एक वैल्यू बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन एक्स हमें 1 नेगेटिव वैल्यू देगा और लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन एक्स आपको क्या देगा 1 पॉजिटिव। बता देखो ये चीज़ याद रखनी क्यों जरूरी है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये बन जाए तो अब आप समझ सकते हो ये 0 होगा और ये क्या होगा 1 होगा। तो इस वजह से इनको याद रखना ज़रूरी है। हालांकि आपकी बुक में शायद आपको ऐसा क्वेश्चन ना मिले पर जो आपके कंपटीशन लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यदि क्या पता एग्जाम में भी आ जाए तो याद रखना जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से कंटिन्यूटी के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि बन जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी 1, क्योंकि ये आपको 1 नेगेटिव वैल्यू देता है, ये 1 पॉजिटिव। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से थोड़ी सी लेस और 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से थोड़ी सी ग्रेटर, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक मुख्य रूल जो आपको याद रखना है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है, तो वो देखिए 11th क्लास का जो रूल है आपने पढ़ा होगा एल हॉस्टल रूल। इसमें क्या होता है कि यदि फंक्शन
जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास कुछ ऐसा है एफ एक्स टेंड टू ए, सॉरी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। अब यदि हमें ऐसा लगे कि जब हम x टेंड टू a अर्थात x की जगह a इसके अंदर जब आप पुट करोगे तो यदि आपका फंक्शन 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इन दोनों में से किसी एक फॉर्म के अंदर आ रहा हो, बस को समझने की कोशिश करो कि जब लिमिट पुट करने पर डायरेक्टली आपका ये जो क्वेश्चन है वो 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आए तो उस वक्त हम कौन सा रूल यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। इसकी बच्चों खासियत क्या होती है, एल हॉस्पिटल रूल के अंदर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अर्थात ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर देंगे और नीचे वाले का नीचे। लेकिन हाँ, लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिमिट रहेगी वही की वही। यदि अवकलन करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो ठीक है, यदि नहीं हो रहा हो तो आप क्या करोगे, वापस डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन कब, जब ये रूप बने। हाँ बच्चों, हो सकता है कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उनमें ये फॉर्म ना बने तो हमें उसको कुछ इस प्रकार चेंज करके ये फॉर्म बनानी होगी। अब इसका सबसे बेटर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि जैसे मान लो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, ये वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 1, जो स्टैंडर्ड लिमिट है। तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0.0 फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो अब बच्चों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस और x का 1। अब लिमिट पुट करो तो ये कोस 0 अर्थात आपको क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। बस समझ आई कि एल हॉस्पिटल रूल हमारे क्या काम आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होंगे, बस हम वो मेथड यूज करेंगे जिससे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाए। तो बस समझ आई, एल हॉस्पिटल रूल हम कब यूज करेंगे, जब लिमिट x टेंड टू a हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कुछ इस फॉर्म में बन जाए 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को उनके वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, और जो अवकलन करने के बाद, डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि आपका फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू देता है जैसे यहाँ तो ठीक है, नहीं दे रहा तो अगेन डिफरेंशिएशन करो, लेकिन ये फॉर्म हो तभी डिफरेंशिएशन करोगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, यदि आप चाहते हो एल हॉस्पिटल रूल यूज करना तो आप क्या करो, यहाँ पे फंक्शन को कुछ इस टाइप से चेंज करो, यह ऐसा बन जाए। इसके बाद बच्चों एक प्रोसेस ये भी होती है कि रेशनलाइज, जब जानते हो हर का परिमेयकरण, जैसे कुछ मान लीजिए इस स्टेप से आ जाए, तो एक बार मैं कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाए मोड के अंदर, ये लिमिट x टेंड टू 1 हो, ठीक है, या फिर इसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ बच्चों x स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ x माइनस 1। यदि ऐसे कुछ फॉर्मेशन बन जाए तो आप देख सकते हो कि ये 1/0 बनेगा, तो इस कंडीशन में आप इसको रेशनलाइज कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, कैसे ना कैसे करके फंक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करना होगा कि वो इनमें से किसी फॉर्म का ना बने। यदि बनता है तो उसको हम कोई ना कोई मेथड से चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो समझिए। तो कुछ आपको रूल है जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, जो आपके लिमिट के अंदर काम आएंगे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लिमिट बच्चों आपको ये भी याद रखनी है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर m ऑन a की पावर, तो यह आएगा n अपॉन m, ठीक है, a की पावर n माइनस n। ये बच्चों स्टैंडर्ड लिमिट है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों यदि कुछ ऐसा हो कि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x की पावर n हो, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 प्लस से
nx। बच्चों ये रूल्स है जो आपको कुछ याद रखने हैं। याद रखोगे कि यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाए कि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n हो, तो उसको हम अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx के। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा हम इस रूल का यूज कर सकते हैं, जिसमें इस टाइप की कोई फॉर्मेशन हो तो ऐसा लिखकर उसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, कुछ और रूल है बच्चों। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा बन जाए जैसे लिमिट x टेंड टू a fx की पावर यदि gx हो, तो और यदि ये आपको 1 की पावर इन्फिनिटी दे रहा हो, मेरे कहने का बच्चों मतलब क्या, वो थोड़ा सा फोकस कीजिए, ध्यान से समझिए कि यदि लिमिट x टेंड टू a fx की पावर gx हो और आपको लिमिट पुट करने पर ये 1 की पावर इन्फिनिटी दे रहा हो, तो इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होगा, आप क्या लिखोगे, e की पावर में लिमिट x टेंड टू a fx माइनस 1 डॉट gx। रूल याद रह जाएगा, क्या बताया, ध्यान से देख लो। यदि बच्चों फंक्शन कुछ ऐसा हो कि लिमिट x टेंड टू a हो fx की पावर gx हो और 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में ये बन रहा हो, जैसे आप यहाँ पे रखो a तो ये 1 बन जाए, ये इन्फिनिटी, तो उस कंडीशन में आप कौन से रूल का यूज करोगे, e की पावर में लिमिट x टेंड टू a fx माइनस 1 डॉट gx। इसका बच्चों एक रूल यूज करके देखते हैं। जैसे आप जानते हो आपकी स्टैंडर्ड लिमिट पड़ी हुई भी है 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, सॉरी ये इसको ऐसे लिख लो, ये आपको क्या वैल्यू देगा, 1 की पावर इन्फिनिटी देगा ही नहीं देगा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसकी वैल्यू जानते हो किसके इक्वल आती है, e के। रूल अप्लाई कर कीजिए, e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 fx की जगह हमारे पास है 1 प्लस एक्स और g की जगह 1, तो 1 से 1 गया, ये गया, तो e की पावर 1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 1। एक और है, स्टैंडर्ड लिमिट ही है आपकी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर x। ये भी आपको क्या वैल्यू देता है, e देता है। इसके अंदर पुट करके देख लो कि लिमिट e की पावर में लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी fx माइनस 1 डॉट gx, तो पहले 1 से 1 जाएगा, फिर x से x गया, e की पावर 1 की वैल्यू e। तो बच्चों ये कुछ छोटे छोटे रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। याद रखने का रीजन बच्चों मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि जब तक आपका जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो कवर नहीं होगा, तब तक आप मान के चलो बच्चों जो कंटिन्यूटी है उसमें आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी की जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा उससे आपको ये सारी बातें दिमाग में आ जाएगी, हाँ भी इनका यूज क्यों जरूरी है। तो बच्चों ये लिमिट की जो बेसिक जानकारी आपको दी गई है वो आपको याद रखनी है, और बाकी बच्चों जो बची हुई जानकारी है वो हम क्वेश्चन में साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कि बच्चों पढ़ने के साथ साथ यदि जब आप उनके क्वेश्चन करोगे तो उन जब कॉन्सेप्ट को जब आप यूज करोगे तो वहाँ पर आपके ये जितने भी डाउट है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे कि इनको हम अभी यूज करेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अब कंटिन्यूटी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जितनी ज़्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, कंटिन्यूटी जो टॉपिक है आपका उतना जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ आ जाएगा। और बच्चों हर साल एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन कंटिन्यूटी से कन्फर्म आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके से। तो देखो बच्चों कंटिन्यूटी क्या होती है इसको समझिए ध्यान से। सातत्यता अलग अलग तरीके की बच्चों, इसके अंदर कुछ वैरायटियाँ वो समझनी है नंबर की। सबसे पहले इस वर्ड पे आइए, ये जो कंटिन्यूटी वर्ड है, कंटिन्यूटी जो वर्ड है वो आपका एक कंटिन्यू शब्द से यदि हम जोड़कर देखें, इसका मतलब क्या होता है, लगातार। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार। अर्थात कि यदि जब आप किसी कर्व का ग्राफ बनाते हो, ध्यान से सुनिए बच्चों इसको, जब आप किसी कर्व का ग्राफ बनाते हो उस वक्त
यदि वो ग्राफ कहीं पर भी ना टूटे, ना टूटने का मतलब है कि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिसके ऊपर वो डिफाइन ना हो, उस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम। पहले वो देखो एक बार, जैसे बच्चों आपको मोस्टली हम साइन एक्स का ही ग्राफ लेते हैं, जैसे सबसे पहले यूज करते हैं। तो आप साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाते हो कुछ ऐसा, तो बच्चों बात तो क्या आपको बेटा ऐसा कोई पॉइंट इसके अंदर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आपका ग्राफ बीच में टूट रहा हो? तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑलवेज कंटिन्यूअस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकता हूं? इसके ऊपर ध्यान से देखिए कि साइन है उस, वो कोई भी ऐसा पॉइंट होगा क्या जहां पे आपको ऐसी वैल्यू दे जो आप डिफाइन ना कर सको? तो भी ग्राफ से स्पष्ट है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं दे रहा, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। लेकिन tan के ऊपर आओ एक बार, जब आप tan का देखोगे, जो बच्चों π/2 और -π/2 वाली लाइन है, सॉरी तो बच्चों ये इस लाइन के ऊपर आपका ग्राफ टूट गया या नहीं टूट गया? तो क्या इसके लिए मैं ऑलवेज कंटिन्यूअस वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। हाँ, इसको यदि कंटिन्यूअस लिखना हो तो मेरे को लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, और डोमेन मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, -π/2 से π/2। बस समझ आई? तो बच्चों देखो यहाँ से एक चीज़ क्या कर पता चलती है कि जरूरी नहीं है कोई भी कर्व रेगुलर कंटिन्यूअस हो, नंबर एक। नंबर दो कि जो ग्राफ होता है वो अपने डोमेन के ऊपर निर्भर करता है। कुछ फंक्शन है जो डोमेन है वो क्या है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं। यदि मान लो इसका डोमेन ये दे दिया जाए tan का, आपको यदि क्वेश्चन देकर tan का डोमेन ये दे दिया जाए -π/2 to π/2, तब आपका जवाब ये होना चाहिए कि भाई ये कंटिन्यूअस है। हाँ, लेकिन यदि इसके डोमेन की जगह आपको r दे दिया जाए या ये दे दिया जाए 0 to π, तब आपका जवाब क्या होगा कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो बच्चों पहला प्रोसेस है ग्राफिकल अप्रोच, कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो यदि हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, यदि हम उसका क्या बना सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच में क्या होगा कि जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करो, यदि आपको ग्राफ प्लॉट करने पर वो कहीं पर भी टूटा हुआ ना नजर आए, यानी रेगुलरिटी दिखाई दे, जैसे साइन के अंदर है या मोडेक्स के अंदर आप देख सकते हो। जैसे आपका मोडेक्स का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होता है, ये आपका मोडेक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो ये कहीं पे भी नहीं टूट रहा है, यहाँ पे रेगुलरिटी है, तो ये कंटिन्यूअस है। तो यह आपका जो पैराबोला है y² = 4ax, इसको टच कर रहे हैं बच्चों, ये भी रेगुलर कंटिन्यूअस है विद इन इट्स डोमेन के अंदर। ठीक है बच्चों, ये अपन हाँ, कोई बच्चा ये सोच रहा हो ये r के अंदर पूरे में कंटिन्यूअस है, कोई इन्फिनिटी पुट कर दो तो सर, तो इन्फिनिटी इसके डोमेन में नहीं आता। तो सिंपल सी डेफिनेशन कि यदि मान लीजिए कोई फंक्शन है वो अपने डोमेन के अंदर जो उसका ग्राफ है वो रेगुलर चल रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट कवर हुआ। अभी कंटिन्यूअस का बेसिकली मीनिंग क्या है कि यदि कोई ग्राफ रेगुलर चलता रहे, बीच में कहीं पर भी ब्रेक ना हो, रेगुलर चले, किसी भी पॉइंट पर वो अपने डोमेन में ब्रेक ना हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिया गया फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है। हाँ, जो कुछ फंक्शन होते हैं जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे साइन है, कोस है, मोडेक्स है, इस टाइप के फंक्शन। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें अब इसकी मुख्य रूप से डेफिनेशन पे आना है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशन देखिए, अब आप क्या होगी वो देखो। तो देखिए कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर संतत होगा यदि, सबसे पहले हमने क्या लिखा बच्चों,
कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर संतत होगा। बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, उसके अपने डोमेन में कह रहा हूँ मैं, उसके डोमेन में, उसके प्रांत के अंदर ही, ऑलवेज कंटिन्यूअस की बात नहीं है यहाँ पे। इसके फंक्शन का जो डोमेन है उसके ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हो, उसके अंदर कंटिन्यूटी देखेंगे हम। संतत होगा यदि c पर फलन की दाईं सीमा, कोमा बाईं सीमा व बिंदु पर फलन का मान बराबर हो। बात समझ आई? मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों कि कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर संतत होगा यदि c पर फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान यदि तीनों वैल्यू आपकी बराबर आती है तो आप ये बोल सकते हो कि जो दिया गया फंक्शन है वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है। परिभाषा समझ आई कि यदि कोई फंक्शन अपने प्रांत के अंदर के कोई भी पॉइंट के ऊपर आपको उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उसकी पॉइंट वैल्यू तीनों की तीनों इक्वल मिले, तीनों की तीनों क्या हो, इक्वल मिले, तो आप क्या कहोगे कि जो दिया गया फलन है वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस अर्थात संतत है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा बच्चों? जो लेफ्ट लिमिट लिखने का तरीका, लेफ्ट लिमिट आपको लिखने का तरीका होगा कि लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f(x). यहाँ पे बच्चों c के ऊपर नेगेटिव साइन ये नहीं बता रहा है कि c नेगेटिव है, यहाँ पर आपको c के ऊपर नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि c, जैसे आप नंबर लाइन पे ये c है तो इससे लेफ्ट साइड में आप थोड़ा सा भी जाओ, अर्थात c से थोड़ी सी भी वैल्यू आप माइनस कर दो तो आप c के लेफ्ट साइड में चले जाओगे या नहीं चले जाओगे, तो ये वो वैल्यू बता रहे हैं। तो इसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f c माइनस h। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, c माइनस h लिखेंगे, c के जगह लिमिट लिखी जाएगी h टेंड टू 0। हाँ, यहाँ पे h क्या है? h बच्चों एक ऐसी न्यूनतम यानी मिनिमम पॉजिटिव क्वांटिटी है जो ग्रेटर देन 0। h यानी ऐसे मिनिमम पॉजिटिव, यानी जिसको आप ये कह सकते हो हिंदी में न्यूनतम धनात्मक संख्या, h ग्रेटर देन 0 के। जैसे फॉर एग्जांपल h की वैल्यू 0.0000001 हो, जैसे ये वैल्यू है, तो बच्चों इसे मैं नेग्लेक्टेबल अर्थात अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 मान सकता हूँ। बात समझ आई? तो ये आपकी रहेगी h। क्लियर हुआ? हाँ बच्चों, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा भी, जो h है वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन की रिस्पेक्ट की वो वैल्यू जिसे आप नेग्लेक्ट कर सको। h का मतलब क्या है? जो मेन फंक्शन की वैल्यू है उसकी रिस्पेक्ट में वो वैल्यू जिसे नेग्लेक्ट किया जा सके वो आपका h होगा। वो मिनिमम पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों राइट लिमिट, तो राइट लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f(x) यहाँ लिखा जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f(c) प्लस h, और पॉइंट वैल्यू लिमिट डायरेक्टली x टेंड टू c f(x) इक्वल किया जाएगा fc। तो बच्चों यदि आपकी ये तीनों वैल्यू लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c f(x), यदि तीनों की तीनों आपकी इक्वल आ जाए तो आप क्या कहोगे? जो दिया गया फंक्शन है वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। आई बात समझ में? तो बच्चों अब आप समझ सकते हो भी लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों के लिए हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी।
तो इस फॉर्म में जब भी आप आओगे h टेंड टू 0 पुट करोगे उसको सोल्व करना होगा, लेकिन लिमिट के कॉन्सेप्ट से सोल्व करना होगा। इसलिए बच्चों मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लिमिट का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। यदि